Hello student, welcome all of you in the lecture series of machine design subject. My name is Gaurang Deep and I am going to discuss stress concentration today. So earlier to this topic, let us recall कि what we have done earlier. ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सी वैसे तो इंट्रोडक्शन टू द मशीन डिज़ाइन स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है मशीन डिज़ाइन करने का, मशीन को डिज़ाइन करने का, या डेजिग्नेशन ऑफ द स्टील, डेजिग्नेशन ऑफ द मटेरियल, ये सब हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। डिज़ाइन अगेन स्टैटिक लोड जो न्यूमेरिकल हमने किए थे वो इस टॉपिक पे किए थे, डिज़ाइन अगेन स्टैटिक लोड। इसमें हमने जैसे ये एक तरीके से आपने सोम में भी इसके न्यूमेरिकल कर रखे हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सियल बेंडिंग, एक्सियल लोडिंग, स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट। तो ये सब जितनी भी स्ट्रेसेस हैं वो एलिमेंट्री इक्वेशन जो होती है लोड अपॉन एरिया, बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, या टॉर्शन की टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। तो ये एलिमेंट्री इक्वेशन होती हैं, इनसे हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट कहाँ आता था? जहाँ पर मोर देन वन टाइप की स्ट्रेसेस एक्ट हो रही थी, तो वहां पर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाला था। थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर भी हमने डिजाइन किया था, हमने डिस्कस किया था। जहाँ भी कॉम्प्लेक्स स्टेट की कंडीशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस की कंडीशन होती है, वहां पर हम थ्योरीज ऑफ फेलियर अप्लाई करते हैं। तो हमने ये सारे जितने भी टॉपिक थे वो सब रिलेटेड थे स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड का मतलब क्या हो गया कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, किसी भी एलिमेंट पे लोड लग रहा है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स which gradually applied to a mechanical component and which does not change its magnitude or direction with respect to the time। अच्छा, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई कैंटिलीवर बीम है उस पर अगर 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इतना ही लगेगा थ्रू आउट देयर लाइफ, इतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कभी 100 लग जाए और कभी 150 किलो न्यूटन लग जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ये कंडीशन होगी तो ये स्टैटिक लोड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड। या इसके अलावा अगर ये डायरेक्शन भी चेंज कर दे, अगर यहाँ पर प्लस 100 की जगह प्लस माइनस 100, यानी लोड अपने आप को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, एक बार में भी पॉजिटिव बेंडिंग हो रही है, एक बार नेगेटिव बेंडिंग हो रही है, या फिर कुछ इस तरीके से, जैसे फटीग टेस्ट में हमने डिस्कस किया था, अगर कुछ इस तरीके से है तो भी वो स्टैटिक लोड नहीं कहलाएगा। यानी स्टैटिक लोड की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसा लोड जो कि टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा, अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो स्टैटिक लोड कहलाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे, हमने न्यूमेरिकल, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं ये न्यूमेरिकल हमने करे। प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना, थ्योरीज ऑफ फेलियर के, ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे के सारे स्टैटिक लोड के अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया स्टैटिक और फटीग लोड में? फटीग मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड। फटीग जो क्राइटेरिया होता है वो फ्लक्चुएटिंग, कोई भी ऐसा मेंबर जिसमें फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस लग रही हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, उसका जो डिजाइन का क्राइटेरिया होता है वो फटीग होता है। ठीक है, तो स्टैटिक लोड कांस्टेंट ओवर द टाइम, फटीग वेरीज विद टाइम। फटीग लोड के एग्जांपल क्या होगा? साइक्लिक, अल्टरनेटिंग, फ्लक्चुएटिंग, वेरिएबल, रिपीटेड, डायनेमिक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फटीग लोड। तो जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, फ्लक्चुएटिंग, जैसे आईसी इंजन है, तो आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस और फ्लक्चुएटिंग लोड जो है वो इंजन के अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इसको हम जो भी टाइप्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो टॉपिक है ये आपका फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और स्टैटिक स्ट्रेस के बीच का टॉपिक है। मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन द स्टैटिक लोड, और फ्लक्चुएटिंग में तो लगता ही लगता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। आई रिपीट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो कंसेप्ट है अभी तक जो हमने पढ़ा
स्टैटिक लोड उसमें हमने नहीं लगाया था, बट कुछ स्टैटिक लोड की कंडीशन ऐसी भी होती है जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कंसेप्ट लगाया जाता है, ठीक है। बट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, जहां पर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आ रही है वहां तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन लगना ही लगना है। तो दैट्स वाई आप बुक्स में अगर देखोगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो डिस्कस किया गया है वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्री इक्वेशन होती हैं, ये आपको दिख रही होंगी, सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। इसी तरीके से ये बेंडिंग इक्वेशन है, टॉर्शन इक्वेशन है। इन सब इन तीनों ही इक्वेशन में हम जो भी डिसकंटिन्यूटी होती है क्रॉस सेक्शन में, सी अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक में करे, ठीक है, स्टैटिक लोड में हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे, हमने ये मान के चला कोई अगर रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने या तो सर्किल ले लिया, या फिर कोई प्लेट है, ठीक है, या फिर कोई प्लेट है उसकी थिकनेस हमने टी ले ली, इस पे लोड लग रहा है पी एक्सेट्रा। तो हमने ये माना कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट देयर लेंथ, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट देयर लेंथ, इट इज यूनिफॉर्म। बट ऐसा नहीं हो सकता, मे बी यहाँ पर एक छोटा सा अगर होल है तो थ्रू आउट द लेंथ ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे स्टैटिक लोड के अंदर हमने ये एज्यूम किया कि जो क्रॉस सेक्शन था, discontinuities and abrupt changes in the cross section are unavoidable due to the certain feature of the components such as oil hole, grooves, कीवेस, स्प्लाइन, स्क्रू थ्रेड एंड सोल्डर। तो होता क्या है, अभी तक हमने अवॉइड किया जितने भी फीचर्स होते हैं किसी भी कंपोनेंट में, जैसे ऑयल ऑयल को अगर हमें सर्कुलेट करना है तो हमें होल करना पड़ेगा, ग्रुप कई कई जगह पार्ट्स में करना पड़ता है, कीवेस लगाने पड़ते हैं शाफ्ट को फिट करने के लिए, स्प्लाइन, स्क्रू थ्रेड, ये सब हमें करना पड़ता है पार्ट्स को असेंबली में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए, या फिर ऑटोमोबाइल में अगर कुछ फंक्शन अगर उसका पार्ट का है तो वो परफॉर्म करने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। अभी तक हमने इसे इग्नोर किया, बट ये क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये दीज आर अनएवॉइडेबल, इट शुड बी अनएवॉइडेबल, हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। होता क्या है, क्रॉस सेक्शन जब यूनिफॉर्म नहीं होता है या पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में ग्रुप्स होते हैं, ऑयल होल्स होते हैं, कीवेस होते हैं, तो दिक्कत क्या आती है, तो दिक्कत इस फिगर में दे रखी है। सपोज देयर इज अ प्लेट, ठीक है, कोई प्लेट है, उस पर स्ट्रेस कितनी यहाँ पर जनरेट हो रही है, सपोज सिग्मा नॉट हो रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पर सिग्मा नॉट हो रही है। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया एक्सटर्नली कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रही है, सिग्मा नॉट। बट व्हेन यू एग्जामिन एट दिस क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर क्या है, होल्स है, मे बी ये ऑयल के लिए बनाया गया हो। व्हेन यू एग्जामिन इन दिस क्रॉस सेक्शन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी मोर देन सिग्मा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिग्मा मैक्स है, तो यू कैन सी द प्रोफाइल। तो एट द ऑयल होल्स यहाँ पर वैल्यू जो है वो बढ़ रही है सिग्मा की, ठीक है। तो इस चीज को हमने अभी तक तो इग्नोर किया, लेकिन अब हम आगे इसे इग्नोर नहीं करेंगे व्हेन वी डिस्कस द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो वी कैन सी कंसिडर अ प्लेट विद स्मॉल सर्कुलर होल सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ सडन राइज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन द विसिनिटी ऑफ द होल। विसिनिटी मतलब होल के चारों तरफ, ठीक है, होल के चारों तरफ जो एरिया है उसमें ये देखा गया कि स्ट्रेसेस जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हम तो मान के चल रहे हैं कि 100 मेगा पास्कल के हिसाब से हमने डिजाइन बना दिया, बट लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो गए 125 मेगा पास्कल, तो अपना फेलियर हो जाएगा ना, हमने डिजाइन तो 100 के हिसाब से कर दिया, एक्चुअल में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो 125 की हो रही हैं, तो हमारा डिजाइन गलत हो जाएगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही है। अगर हम आसान शब्दों में समझें, दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नथिंग बट एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि हम डिजाइन में लगाते हैं जहां भी हम कीवेज देखते हैं, स्प्लाइन देखते हैं, ऑयल होल देखते हैं या ग्रुप्स देखते हैं, तो वो हम लगाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो एलिमेंट्री क्वेश्चन से जो हमने स्ट्रेसेस निकाली हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, तो हमें करेक्ट करना पड़ता है, यानी सिग्मा मैक्स में हम इंटरेस्टेड हैं, हमें सिग्मा मैक्स निकालना पड़ता है फॉर द स्ट्रेस कंसीडरिंग द stress concentration factor. Now what is the definition of stress concentration?
स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस, मतलब स्ट्रेसेस जो हैं वो किसी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, वो जगह कौन सी है, जहां भी उसे मटेरियल, जहां भी उसे कमजोर दिखेगा, ऑयल होल, स्प्लाइन ग्रुप्स, ये सब जहां भी दिखेंगे, वहां पर स्ट्रेसेस जो हैं वो इकट्ठी हो जा रही हैं ड्यू टू द इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन द कंपोनेंट एंड एवरेज चेंजेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो वहीं पर हिट करेगा, वहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाएंगी और वहां पर ब्रेकिंग के चांसेस या फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अपने डिजाइन में या न्यूमेरिकल में इनकॉर्पोरेट करना है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैन बी डिफाइन एज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटी यानी सिग्मा मैक्स। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के बराबर में कितनी है हमारी सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाई नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन बाई एलिमेंट्री इक्वेशन। तो एलिमेंट्री इक्वेशन हमारे पास तीन इक्वेशन है, टेंसाइल, बेंडिंग एंड टॉर्शन, वहां से जो हमें मिल रही है वो स्ट्रेस, तो इसका जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अगर टॉर्शन की बात करें तो टाउ मैक्स अपॉन टाउ नॉट हो जाएगा। तो द स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है, उसकी वजह हो सकती है नंबर वन, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, यानी मे बी मटेरियल के अंदर कुछ इंटरनल क्रैक्स हैं, कैविटीज हैं, एयर होल हैं, या फॉरेन इंक्लूजन आ गया है, इस वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। लोड एप्लीकेशन, लोड एप्लीकेशन जैसे कांटेक्ट होता है ना कि गियर में ड्राइविंग और ड्रिवन गियर होता है, कैम फॉलोअर है, रेल और व्हील है, यहाँ भी कांटेक्ट होता है, वहां भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ जाता है, जहां दो पार्ट्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा होता है। एवरेज चेंजेस, तो एवरेज चेंजेस हमने देख लिया, वही हो गया एवरेज चेंजेस। पुली बेरिंग ऑन शेफ्ट, कोई अगर स्टेप शेफ्ट है, उसमें आपने स्टेपिंग कर रखी है, तो वहां पर भी क्रॉस सेक्शन में जैसे एवरेज चेंज, जैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर क्रॉस इस तरीके के भी न्यूमेरिकल आपने कर रखे होंगे, तो यहाँ पर एवरेज चेंजेस आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह बन जाएंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है, ग्रूव्स, कीवेस, स्प्लाइन अगर बने हुए हैं, ठीक है, स्क्रैचेस अगर हैं सरफेस पे, तो वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह बन जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नथिंग बट लोकलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, एक जगह स्ट्रेसेस इकट्ठी हो जा रही हैं, कहाँ इकट्ठी हो जा रही हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है, एक मेथड तो होता है मैथमेटिकल, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है फोटो इलास्टिसिटी। फोटो इलास्टिसिटी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जैसे कि यहाँ भी हमने देखा था, यहाँ पर भी लिख रखा था मैंने फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक। तो यहाँ पर उसका मटेरियल जो है वो किसी और मटेरियल का बनाते हैं, और उसको मतलब ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, जैसे आप एनडीटी वगैरह करते थे, तो उसी तरीके से एक टेक्निक है, उसको किसी वेव्स के उसमें रखते हैं हम, विसिनिटी में रखते हैं, और वो उसकी वैल्यू दे देता है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम वी गो फॉर द फोटो इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, तो कैसे अच्छा निकालेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कैसे निकालेंगे, तो वी विल गो फॉर मैथमेटिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल में हम मैथमेटिकल मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही, मतलब इसमें देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में, यू हैव डिजाइन डाटा बुक। तो डिजाइन डाटा बुक जो है वो एग्जामिनेशन में अलाउड होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजाइन डाटा बुक को ओपन करना है। तो डिजाइन डाटा बुक का, भंडारी की डिजाइन डाटा बुक का चैप्टर नंबर 5, तो उसमें जो जो पेजेस थे वो मैंने यहाँ पर स्कैन कर रखे हैं। ठीक है, तो लेट अस सी इसमें क्या दे रखा है, डिजाइन डाटा बुक जो कि आपके हाथ में होगी एग्जामिनेशन में। तो लेट अस सी उसमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है, ये एलिमेंट्री इक्वेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने होल्स का दिखाया है, यहाँ पर हमने ओवल का दिखा रखा है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपको पहचाननी है कि न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन दे रखी है। ठीक है, जैसे
यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, रेक्टेंगुलर प्लेट विथ ट्रांसफर होल इन एक्सियल टेंशन। कोई कोई ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, उसकी थिकनेस है टी, यहाँ पर लोड लग रहा है W, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द होल एंड W इज द टोटल हाइट ऑफ द प्लेट। तो आपको क्या करना है, एक रेशियो निकालना है dy w एक रेशियो निकालना है। सपोज d की वैल्यू है आपकी 15 और W की वैल्यू है 30, तो dy w कितना हो जाएगा 15/30, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, 0.5 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू देख लोगे यहाँ से, और ये वैल्यू आ जाएगी, ये एक मतलब स्केल से यहाँ पर आप ले लोगे, और ये वैल्यू आ जाएगी करीब 2.1 और 2.2 के बीच में 2.15 एंड सो ऑन। तो ये मेथड हो गया स्ट्रेस कंसंट्रेशन केटी निकालने का। सी अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हम सिग्मा मैक्स निकाल लें। हमारा पर्पस क्या है, सिग्मा मैक्स निकालना है। और सिग्मा मैक्स क्या होगा, केटी इंटू सिग्मा नॉट। केटी तो हम यहाँ से निकालेंगे डिजाइन डाटा बुक से, और सिग्मा नॉट की वैल्यू हम एलिमेंट्री इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो केटी की वैल्यू हम यहाँ से डिजाइन डाटा बुक से निकाल लेंगे। हमें देखना है कि न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम हमारी किस तरह की है। सेकंड केस हो गया, ये प्लेट है, ठीक है, सेम प्लेट है, हैविंग थिकनेस h, ठीक है, इसकी थिकनेस h है। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो डी वाई डब्ल्यू का रेशियो निकाल लेंगे, डी वाई एच का रेशियो निकाल लेंगे। सपोज डी वाई डब्ल्यू 0.2 आ रहा है, डी वाई एच आपका 1 आ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये अगर 1 आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हम केटी की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो, कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, इसमें शोल्डर फिलेट एट द एक्सियल टेंशन, यहाँ पर एक शोल्डर फिलेट है, ठीक है। अब इस केस में कैसे निकालेंगे, इस केस में कैसे निकालेंगे, तो इसमें दो रेशियो निकालने हैं आपको, आर बाई डी और डी बाई डी। कैपिटल डी पता है आपको, स्मॉल डी पता है, कैपिटल डी पता है और आर पता है। ये तीन वैल्यू अगर पता है तो आर बाई डी का रेशियो निकाल लो, डी बाई डी का रेशियो निकाल लो, और उसको रिस्पेक्ट में आप ये ग्राफ दे रखे हैं डी बाई डी के, और ये दे रखा है आर बाई डी के, इस पर रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। तो वी विल सी दिस इन द न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत ही आसान है केटी की वैल्यू निकालना। नाउ इसको आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें। दो तरीके के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डक्टाइल, अगर डक्टाइल मटेरियल में स्टैटिक लोड लगता है और फ्लक्चुएटिंग लोड लगता है जब, ठीक है, ऐसे ब्रिटल मटेरियल, दो ही तरीके के मटेरियल होंगे, इसमें स्टैटिक लोड लगेगा और फ्लक्चुएटिंग लोड लगेगा। तो कौन सा क्रिटिकल है, हमें कहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसीडर करना है। तो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे वो डक्टाइल मटेरियल के, आप देखना कभी ध्यान देना सोम में या फिर मशीन डिजाइन के स्टार्टिंग में हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे वो स्टील के करे, ठीक है। और स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। स्टैटिक कंडीशन में करे, स्टैटिक मतलब उसमें स्टैटिक लोड लग रहा था, डक्टाइल मटेरियल था, तो हमने केटी को कंसीडर नहीं करा, हमने स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करा। देखो क्या लिखा है, इन कॉमन प्रैक्टिस टू इग्नोर द केटी फॉर द डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू द स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड अगर डक्टाइल मटेरियल पे लग रहा है तो केटी क्रिटिकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है क्रिटिकल, होता क्या है कि जब एब्रप्ट चेंजेस हो, कहीं पर अगर लोकलाइजेशन हो रहा है स्ट्रेसेस का, डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस हो जाता है, और वो इतना क्रिटिकल नहीं रह जाता है, बहुत ज्यादा चिंताजनक या खतरनाक नहीं रहता है। जब मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो डक्टाइल मटेरियल स्टैटिक लोड में खतरनाक नहीं होता है, चिंताजनक नहीं होता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब डिजाइन करते हैं। बट सेम थिंग
अगर फ्लक्चुएटिंग लोड अगर लग रहा है तब वो क्रिटिकल हो जाता है, और उस केस में अगर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन इग्नोर करेंगे तो हमारा डिजाइन गलत हो जाएगा। यानी इस केस में केटी को हमें कंसीडर करना है। ब्रिटल मटेरियल बहुत ही डेंजरस होता है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, हमें केटी को इग्नोर नहीं करना है, केटी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिख रखा है, फॉर द ब्रिटल मटेरियल द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज सीवियर, चिंताजनक होता है स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग के केस में। However, ductile material under fluctuating load, the stresses at the discontinuity may exceed the endurance limit, so we cannot ignore. तो हम डक्टाइल के केस में फ्लक्चुएटिंग और ब्रिटल के केस में स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग बोथ, इस केस में हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अप्लाई करते हैं डिजाइन में। और अगर डक्टाइल मटेरियल स्टैटिक लोड की कंडीशन में है तो हम इग्नोर कर देते। अभी तक इग्नोर ही कर रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं था, इतने सारे न्यूमेरिकल करे हमने, सोम में करे न्यूमेरिकल, हमने मशीन डिजाइन के अभी यूनिट 1 में भी कई सारे न्यूमेरिकल करे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का हमने जिक्र ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल ही नहीं होता है डक्टाइल के केस में। नाउ सी दिस न्यूमेरिकल, a flat plate subjected to a tensile force of 5 kilonewton is shown in the figure. The plate material is grey cast iron Fg200. The factor of safety is 2.5. Determine the thickness of the plate. Now see, you can see 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। अब ये प्लस माइनस 5 तो लग नहीं रहा है, फ्लक्चुएटिंग तो है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैटिक लोड है ये। ठीक है, और Fg क्या है? ये कास्ट आयरन यानी ब्रिटिल मटेरियल है ये। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आपको पता ही नहीं है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है, आप ऐसे ही इसकी थिकनेस निकाल दोगे, इक्वेशन लगा के आप ऐसे ही थिकनेस निकाल दोगे, आ भी जाएगी, बट वो गलत होगी, वो थिकनेस आपकी गलत होगी। जब आप एक्चुअल उसे एप्लीकेशन में पुट करोगे तो उसके फेलियर के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल है, इसी वजह से हमें यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कंसेप्ट लगाना है, तो इसको यहीं पर निकाल लेते हैं हम। अब देखो ये जो क्रॉस सेक्शन लग रहा है और हमने डिजाइन डाटा बुक ओपन करी, भाई हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन निकालना था। ठीक है, पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, थिकनेस वगैरह बाद में निकल आएगी। तो हमने डिजाइन डाटा बुक ओपन करी और हमने ये देखा कि क्या कोई ऐसा चार्ट है जो कि न्यूमेरिकल में दे रखा है फिगर में, क्या कोई ऐसा चार्ट हमारे पास अवेलेबल है? ऐसा कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। इस चार्ट में क्या है, एक तो एब्रप्ट चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, यानी ये शोल्डर फ्लैट है ना, और दूसरा ये ऑयल होल भी है, एक होल भी क्रिएट है। तो हम जब देख रहे हैं यहाँ पर, या तो शोल्डर फ्लैट वाला न्यूमेरिक डायग्राम दे रखा है, या फिर ये केवल होल वाला डायग्राम दे रखा है। तो ये एक तरीके से मिक्सचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिकल। तो इसमें हमें कैसे करना है, दो केस में करेंगे हम, केस 1, ठीक है, और केस 2। केस 1 में लेटस से हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, हमने मतलब ये पूरा इसको इग्नोर कर दिया, हमने ये पूरा पोर्शन ले लिया और इसको इग्नोर कर दिया, इस होल को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इस केस का हमें मिल गया यहाँ पर, इस केस का हमें चार्ट, ठीक है, इस केस का हमने जब चार्ट देखा डिजाइन डाटा बुक में तो हमें मिल गया। ठीक है, तो ये देखो ये केस हो गया हमारे पास, ये केस हो गया फ्लैट प्लेट विद शोल्डर फ्लेट इन द एक्सियल टेंशन। ना देखो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, हमें आर बाई डी निकालना है, आर बाई डी का रेशियो पता चल जाए और कैपिटल डी बाई डी का रेशियो पता चल जाए तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन मिल जाएगा हमें। नाउ व्हाट इज आर बाई डी, आर कितनी है 5, आर बाई डी कितना हो गया 5, आर बाई स्मॉल डी, हाँ ठीक है, आर बाई 5 अपॉन 30 कितना हो गया, 5 अपॉन 30 हो गया 0.167 ले लेते हैं। ठीक है, और हमें चाहिए कैपिटल डी बाई डी का रेशियो, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 30, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1.5। तो ये दो पैरामीटर मुझे पता चल गए, तो इससे मैंने यहाँ देख लिया आर बाई डी मुझे पता है 0.167, तो 0.16 यहाँ पर है 167, तो 0.167
1.7 समवेयर इधर हो गया, थोड़ा सा 0.1 मतलब अंदाजे से यहाँ पर हो गया। इसके सीध में हमें डी बाई डी की वैल्यू हमारी कितनी है 1.5, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें ये वाला कर्व देखना है। तो इस यहाँ से स्केल से आपने एक लाइन खींची, यहाँ से स्केल से आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर खींची और वो यहाँ पर स्ट्राइक करी, सॉरी यहाँ पर आई आपकी डिवाइड 1.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.8 के अराउंड आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारी 1.6 और 1.8 के बीच में। 1.6 1.7 अप्रोक्सीमेटली हमने इसकी वैल्यू ले ली 1.75, ठीक है। अब केस 2 क्या हो गया, केस 2 आपने बस ये कंसीडर कर लिया आपने, ये केस 2 इतना पोर्शन आपने कंसीडर कर लिया जहां पर ऑयल, यहाँ पर ये होल दे रखा है। तो इस केस में हमारे पास डिजाइन डाटा बुक हमने ओपन करके देखा, तो हमारे पास कौन सा केस है, ये वाला केस हो गया। तो इस केस में तो हमें क्या चाहिए था, वी रिक्वायर ओनली डी बाई डब्ल्यू। तो व्हाट इज डी एंड व्हाट इज डब्ल्यू, डी कितना हो गया 15 डी बाई डब्ल्यू, तो डी कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 30, 15 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो 0.5 के रिस्पेक्ट में यहाँ हमने देख लिया 0.5 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी आ रही है 2.15 या 2.16 हम ले सकते हैं, ये 2.16, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 0.5 के रिस्पेक्ट में इसमें कई सारे कर्व नहीं है, इसमें एक ही कर्व है, इसमें एक जो कर्व है उसी पे हमने स्केल से यहाँ सीधी लाइन खींची और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से एक सीधी लाइन से हमें यहाँ वैल्यू मिल गई केटी, वाई एक्सेस पे क्या है केटी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें केटी की मिल गई केस 2 में और केस 1 में। नाउ व्हाट इज सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें स्ट्रेसेस दे रखी हैं 200, ठीक है। मतलब एफ जी, ये एफ जी 200 का मतलब क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कास्ट आयरन इज 200, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है 2.5, तो इफेक्टिव सिग्मा मैक्स कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2.5, इट विल बी 80 मेगा पास्कल, 80 मेगा पास्कल, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू के टी इंटू सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट कितना हो गया पहले केस में, तो अच्छा सिग्मा नॉट की वैल्यू भी इसमें दे रखी है। अब देखो यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू भी हर केस के लिए दे रखी है। तो इस केस के लिए हो गई सिग्मा नॉट की वैल्यू, यहाँ पर हम सिग्मा मैक्स लिखें, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू के टी इंटू सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट क्या हो गया सेकेंड केस के लिए P अपॉन डब्ल्यू माइनस डी इंटू टी, P अपॉन P कितना हो गया 5 किलो न्यूटन अपॉन W कितना हो गया केस 2 के लिए 30 माइनस 15 इंटू टी, तो के टी की वैल्यू है 2.16 और सिग्मा मैक्स की वैल्यू है सिग्मा मैक्स की वैल्यू है 80। यहाँ पर देखो सिग्मा नॉट कितना हो जाएगा, तो सिग्मा नॉट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो सिग्मा नॉट कितना होगा P अपॉन डी इंटू एच, यानी P अपॉन P कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ अपॉन D इंटू एच, डी कितना हो गया 30, या स्मॉल डी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्मॉल डी है ना, कैपिटल डी नहीं है, ये स्मॉल डी इंटू टी। तो एक थिकनेस यहाँ से निकल आएगी केस 1 से और एक थिकनेस यहाँ से निकल आएगी, जो भी थिकनेस आपकी मैक्सिमम होगी वो डिजाइन में कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। तो लेट अस से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं, सिग्मा मैक्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लिया 80 आ गया, पहले केस में आर बाई डी और कैपिटल डी बाई डी निकाला, तो यहाँ से के टी की वैल्यू 1.8 आ गई, हमने कितनी ली थी 1.75 ली थी, ठीक है। तो 1.8 भी सही है 1.75 भी सही है।
तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हमने। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा थिकनेस से? सिग्मा मैक्स की वैल्यू है हमारी 80। तो 80 इज इक्वल टू 300 अपॉन टी। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 300 अपॉन 80 इज इक्वल टू 3.75 mm। तो ये पहला केस है, उसमें थिकनेस आई हमारी 3.75। सेकंड केस में डी वाई डब्ल्यू का रेशियो निकाला हमने, चार्ट देखा डिजाइन डाटा बुक से, केटी की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन लगाई और यहाँ से थिकनेस कितनी आ गई 720 अपॉन टी। 720 अपॉन टी इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से थिकनेस कितनी आ गई 9 mm। तो 9 mm सेकंड केस में 9 mm इज ग्रेटर देन हमारी जो फर्स्ट केस में आई 3.75। 3.75। तो एक्सेप्टेबल थिकनेस कितनी हो गई 9 mm। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप दो क्राइटेरिया से निकाल लो, आपकी थिकनेस ज्यादा आ रही है तो आप ज्यादा मटेरियल सजेस्ट करोगे ना। अब 3.75 की प्लेट लगा दी, वो टूट गई, तो क्या फिर डिजाइन इंजीनियर को ही ब्लेम लगेगा? तो ऐसे केस में जहां भी दो वैल्यूज आती हैं डिजाइन की, तो वी ऑलवेज सेलेक्ट द हायर वैल्यूज। ठीक है भाई। नाउ एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो इसमें सिग्मा मैक्स ही निकालना है। तो सिग्मा मैक्स वगैरह तो आप निकाल लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो लेट अस डिस्कस। इसमें थिकनेस दे रखी है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, क्रॉस सेक्शन की थिकनेस दे रखी है। दोनों ही केस में बताना है। पहले केस में ये जो केस हो गया ये प्लेट वाला केस हो गया, और ये वाला केस हो गया शेफ्ट वाला केस हो गया। ये डायमीटर दे रखी है। तो पहला वाला केस बहुत सिंपल है, डी बाई डब्ल्यू निकाल लो। डी बाई डब्ल्यू, तो डी कितना हो गया कैपिटल डी, और डब्ल्यू कितना हो गया 12। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 5 डी बाई डब्ल्यू। पहले वाले केस में हमें निकालना है डी बाई डब्ल्यू। तो एक होल है और एक प्लेट के अंदर एक होल है, डी बाई डब्ल्यू। ठीक है, ये गलत हो गया। हमें क्या निकालना है 12/60। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई साइड स्मॉल डी, ये डी हो गया डी, ये डी हो गया, डी की वैल्यू 12 हो गई, ये डब्ल्यू हो गई। तो कितना हो गया हमारा 12 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0.2। और तो 0.2 के रिस्पेक्ट में हम देख लेंगे, 0.2 के रिस्पेक्ट में देख लेंगे, ये वैल्यूज देख लेंगे। 0.2 के रिस्पेक्ट में यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे 0.2, और ये जो वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, ये जो वैल्यू आएगी 2.5 के अराउंड आ जाएगी। तो ये डिजाइन डाटा बुक से हमने केटी की वैल्यू देख ली, केटी इज इक्वल टू 2.5। इस केस में देखो क्या है, ये केस क्या है स्टेप्ड शेफ्ट। ठीक है, तो हम डिजाइन डाटा बुक में फिर से सर्च करेंगे क्या कोई स्टेप शेफ्ट का वाला केस है। तो ये तो प्लेट वाले केस देखे थे हमने इससे पहले। ठीक है, फ्लैट प्लेट विद सोलर फ्लैट इन बेंडिंग, फ्लैट प्लेट। नाउ देखो राउंड शेफ्ट, ये वाला केस हमें मिल गया। राउंड शेफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन। ठीक है, राउंड शेफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। एंड तीसरा केस है राउंड शेफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। तो हमारे पास जो अभी न्यूमेरिकल में जो पूछा गया है, ये कौन सा केस है? ये आपका सिंपल राउंड शेफ्ट विद एक्सियल टेंशन वाला केस है। तो हमें ये वाली टेबल देखनी है, टेबल नंबर 5.15। तो निकालना क्या है हमें इसमें? रेशियो निकालना है कैपिटल डी बाई डी और आर बाई डी, है ना। तो देखो इसमें आर बाई डी कितना हो गया, आर बाई डी कितना हो गया 5/25। आर बाई डी हो गया 5/25 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, और क्या निकालना है कैपिटल डी बाई डी निकालना है। कैपिटल डी बाई डी 50/25 इज इक्वल टू 2। तो ये वाला कौन सा ग्राफ देखना है हमें? ये दो वाला ग्राफ देखना है, ये वाला ग्राफ देखना है। और ये रेशियो कितना है 0.2। तो 0.2 से यहाँ पर एक लाइन खींची आपने ऊपर वाले ग्राफ में। ये जो वैल्यू हो गई हमारी, ये केटी की वैल्यू हो गई।
ठीक है, तो ये हो रही है हमारी 1.7 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो 1.67 ले सकते हैं। वी कैन से KT इज इक्वल टू 1.67। तो एक बार KT निकल गया वो तो हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन तो हो जाएगा। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू KT इंटू सिग्मा नॉट। तो देख लेते हैं, देखें इसका आंसर। नॉमिनल स्ट्रेसेस लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ पर लोड अपॉन एरिया ये निकाला है इन्होंने, एरिया B माइनस डी इंटू टी, 60 माइनस 12 इंटू टी, एरिया निकल आया। ठीक है, डी बाई डी 0.2 ये हमने निकाला था 0.2, KT की वैल्यू 2.5 तो 2.5 ही निकाली थी हमने, और मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएंगे 2.5 इंटू नॉमिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू 62। ये केस 1 पहला आंसर हो गया 62.5। सेकंड केस में एरिया कितना हो गया? अच्छा, एरिया जो होता है स्टेप शेफ्ट के केस में, राउंड शेफ्ट के केस में एरिया हमेशा π/4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कभी भी आप ये गलती मत कर देना एग्जाम में, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो, ये इसमें दे रखा है सिग्मा नॉट की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन है तो सिग्मा नॉट की का फॉर्मूला इसमें लिख रखा है π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये गलत है। π/4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया निकला है लोड अपॉन एरिया डी बाई डी आर बाई डी से हमने KT की वैल्यू निकाली 1.64, हमने कितनी निकाली थी 1.6। सी दो स्टूडेंट का डिपेंड करेगा देखने का तरीका, कितना वो एक्यूरेटली देख रहा है। डिजाइन डाटा बुक भी अलग अलग आती हैं, तो दो स्टूडेंट का KT की वैल्यू अगर वो देख रहा है तो वो गलत हो मतलब वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, गलत तब होगी एक स्टूडेंट ने अगर 2.6 देख रखी है और एक स्टूडेंट ने 1.6 देख, तब गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट का 1.64 आ रहा है, एक का 1.65 आ रहा है, तो दोनों का ही आंसर जो है वो करेक्ट होगा और दोनों को ही पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर KT की वैल्यू उनकी 1.64 आई, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हो गया 40 मेगापास्कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।